स्वागत दोस्तों, आगे चलने घर के सामने होते हैं के सबसे पहले को बताएंगे दोस्तों। फायरिंग बाजी करने के चक्कर में पहले मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया गया, उसके बाद अब चली गई है बीजेपी के नेता की विधायक की। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों जी के साथ में। चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ममता बनर्जी ऐसा क्यों कहती है कि क्या मैं मर गई हूं, और इसके बाद उन्होंने जो बातें कही है दोस्तों, आने वाले दिनों को लेकर संघर्ष का ऐलान किया है। काफी ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है पश्चिम बंगाल का संघर्ष। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों जी के साथ में। चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को मीडिया वालों ने घेरा दोस्तों और पूछा सवाल की चंदा चोरी पर क्या कहना है आपका। इसके बाद बताएंगे कैसे मोहन भागवत ने कुछ ऐसी हरकत की दोस्तों जिसे लेकर अब लोगों ने जमकर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की चंदा चोरी करने वालों का फर्जी हिंदुत्व पूरी तरीके से देश के सामने आ चुका है, अगर आप भी मानते हैं कि चंदा चोरी के मामले पर इंडिया गठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी को ना तो कोर्ट में छोड़ना चाहिए, ना सड़कों पर, और ना ही संसद के अंदर सवालों से इन्हें छूट मिलनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक की विधायकी चली गई है दोस्तों। साहिबगंज के बीजेपी के विधायक राजू कुमार सिंह को 4 साल की सजा सुनाई गई है, और दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट के एमपी एमएलए कोर्ट ने इस फैसले को सुनाते हुए बिहार की सियासत को गर्म कर दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि राजू कुमार को 2025 के अंदर पर्यटन मंत्री बनाया गया था, लेकिन इसके बाद फायरिंग के मामले पर मंत्रिमंडल से पहले बाहर का रास्ता दिखाया गया, यानी दोबारा से मंत्री नहीं बनाया गया दोस्तों। यानी आपराधिक मामले में इस व्यक्ति का नाम सामने था, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने टिकट देकर इस व्यक्ति को चुनाव लड़वाया दोस्तों, और ये जीत कर आए। और ऐसे में राजू कुमार पर 10 आपराधिक मामले दर्ज थे दोस्तों। इस मामले पर अब कार्रवाई की गई है, और राजू कुमार के बसंत कुंज स्थित फार्म हाउस के अंदर न्यू ईयर की पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग यानी उत्साह में फायरिंग करवाया जा रहा था, जिसके कारण ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाले लोग घायल हो गए दोस्तों, और 3 दिन के बाद उनकी मौत हो गई। इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने घटना के बाद राजू सिंह समेत अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया, और अब 4 साल की सजा सुनाई गई है दोस्तों। और विधायकी 2 साल के अंदर ही चली जाती है, यानी 2 साल से ज्यादा की सजा में ही विधायकी चली जाती है, तो कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक ही विधायकी चली गई है दोस्तों। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का एक और विधायक कम हो गया है, और अब फिर से उपचुनाव होने जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को बीजेपी टिकट दे देकर बिहार के अंदर चुनाव जीती है दोस्तों, उसके बाद दावा करते हैं कि बिहार में उनको जनता ने समर्थन किया है। अगर आप भी मानते हैं कि पैसा बांटकर 10-10 हजार रुपए बांटकर और क्रिमिनल पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को टिकट देकर जीतकर बीजेपी दावा कर रही है कि वो सुशासन चला रही है बिहार में, 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर दोस्तों। साथ ममता बनर्जी काफी ज्यादा भड़क गई, उन्होंने कहा कि क्या मैं मर गई हूं, और इसके बाद उन्होंने अपने आप को अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है दोस्तों। जो बड़ी अपडेट आ रही है वो तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है दोस्तों। अपडेट ये है कि शनिवार यानी बीते दिन ममता बनर्जी के द्वारा फेसबुक का लाइव किया गया दोस्तों, और फेसबुक लाइव के दौरान उन्होंने ऐलान किया कि अब वो खुद तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगी, यानी प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालेंगी, वो अध्यक्ष रहेंगी पार्टी की। उन्होंने कहा कि सुब्रत बख्शी बीमार है, इसलिए अब प्रदेश अध्यक्ष की कमान मैं खुद संभाल रही हूँ। इसके साथ ही उन्होंने विधायक कुणाल घोष और पूर्व मंत्री मदन मित्रा को पार्टी का महासचिव बनाने का ऐलान कर दिया। असल में कौन है टीएमसी, इसे लेकर जब सवाल पूछा गया ममता बनर्जी से, तो उन्होंने कहा कि आप क्या सोचते हैं, क्या मैं मर गई हूँ? हम जानते हैं कि प्रतीक चिन्ह यानी जो पार्टी का सिंबल है वो आपके पक्ष में नहीं जाएगा, यानी जो बागी नेता है उनको लेकर बोल रही है कि आपके पक्ष में ये चुनाव चिन्ह नहीं जाएगा क्योंकि मैं अभी जीवित हूं। और इसके बाद वो आगे कहती है कि मान लीजिए कि अगर विनेश बाबू ने यानी ज्ञानेश कुमार को लेकर बोल रहे हैं कि अगर विनेश बाबू ने इन लोगों को पार्टी सिंबल दे भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है। ममता बनर्जी आगे कहती है कि लेकिन जब मैं इस प्रतीक चिन्ह को गले में लगाकर लोगों के पास जाऊंगी तो क्या आप मेरी आवाज को रोक पाएंगे। इसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस शहीद दिवस बड़े जोर शोर से मनाएगी, जैसे हर साल मनाती आ रही है, और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने परमिशन मांगी है, अगर हमको परमिशन नहीं मिली तो हम लोग एक रिक्शे पर अपनी सभा को संबोधित करेंगे, लेकिन सभा जरूर संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अगस्त तक कोलकाता में रैली करने की इजाजत नहीं दी है। उन्होंने सवाल उठाया कि कोलकाता में अगस्त तक धारा 144 लागू करने का कारण यह है कि ये नहीं चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी शहीद सभा करे। ममता बनर्जी ने बागियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग मेरे हस्ताक्षर वाले तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जीते वे कह रहे हैं कि 2023 के बाद इस पार्टी का अस्तित्व नहीं है, हमें 2027 में फिर चुनाव कराने हैं, यदि हाँ तो फिर 2026 में आपका प्रदर्शन कैसा रहा। मेरे चुनाव चिन्ह पर हस्ताक्षर के बाद ही ये लोग चुनाव में खड़े हो पाए, यानी मेरे चुनाव चिन्ह पर खड़े हो पाए, उम्मीदवार बन पाए, तभी चुनाव आयोग ने इनको अनुमति दी थी क्योंकि मैंने सिग्नेचर करके दिया था। यानी इन सारे बागियों को बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी का पार्टी सिंबल है टीएमसी का, और ये जो बागी उस पर दावा कर रहे हैं ये पूरी तरीके से गलत है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का पार्टी सिंबल 2 फूल चुनाव चिन्ह का मतलब ममता बनर्जी और 2 फूल चुनाव चिन्ह का कोई और मालिक नहीं हो सकता, ये डंके की चोट पर बोला जा सकता है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी सड़कों पर संघर्ष करने के लिए एक बार फिर से तैयार है, सबको पता है कि जब ममता बनर्जी सड़कों पर संघर्ष करने के लिए दिखाई देती है तो फिर क्या कुछ होता है दोस्तों। साथ ही साथ
राम मंदिर के चंदा चोरी का मामला देश के अंदर एक बड़ा व्यापक मुद्दा बनता जा रहा है। दोस्तों यही बड़ा कारण है कि इंडिया गठबंधन की पार्टियां अपने अपने स्तर पर चंदा चोरी के इस मामले को जोर शोर से आगे बढ़ा रही है। दोस्तों सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो पदयात्रा करेंगे उज्जैन से लेकर अयोध्या तक और चंदा चोरी के मामले पर सवाल खड़ा करेंगे। यहाँ तक कि दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने जो 1,10,000 रुपए दिए थे मैं उसका हिसाब लेना चाहता हूँ, मैं अपना चंदा वापस लेना चाहता हूँ, मैं अपना चंदा वापस लेकर दोबारा से राम मंदिर को ट्रस्ट को डोनेट करूंगा, दे दूंगा, दान दक्षिणा करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पुराना पैसा मुझको वापस मिलना चाहिए। और अब आरजेडी ने भी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पैसे में गड़बड़ी के मामले को लेकर सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है दोस्तों, और इस याचिका को लगाया गया है आरजेडी के नेता सुधाकर सिंह के द्वारा दोस्तों, जो सांसद है। तो ऐसे में ये मांग एकदम सही है और इंडिया गठबंधन को अपने अपने स्तर पर चंदा चोरी के मामले को बीजेपी को चौतरफा घेरना चाहिए। जो जैसे अपने पावर में है, जिसके पास जो शक्ति है उसका इस्तेमाल करके बीजेपी को चंदा चोरी के मामले पर ऐसा ही एक्सपोज करना चाहिए दोस्तों। यानी धर्म की राजनीति करने वालों को चंदा चोरी पर जवाब दिलवाना चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक बार फिर जोरदार झटका लगा दोस्तों। राज्य की पूर्व वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने शनिवार को टीएमसी की राज्य प्रमुख समेत पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। तुरंत निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट में शामिल हो गई और बागी गुट में शामिल होने के बाद भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी की कार्यशैली को लेकर कई आरोप लगाए दोस्तों, और उन्होंने कहा कि मैं वित्त राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थी। बंगाल के विधानसभा में हर बार मैंने बजट पेश करने की कोशिश की, बार बार बजट पेश किया, लेकिन बजट तैयार करने में मेरे से कोई सलाह नहीं ली गई और ना ही इसमें मेरी विचारों को, मेरी बातों को शामिल किया गया। भट्टाचार्य ने कहा कि बजट पेश करने से एक दिन पहले तक मुझे ये पता नहीं होता था कि बजट भाषण में क्या बोलना है। तो ऐसे में दोस्तों अभी आरोप लगा रही हैं चंद्रिमा भट्टाचार्य दोस्तों। यानी इससे पहले जब तक ये मंत्री थी और बड़े बड़े पोस्ट पर थे तो कोई दिक्कत इनको नहीं थी, लेकिन जब अब क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की सरकार चली गई है तो इनको हर तरीके से दिक्कतें होने लगी है। क्योंकि बड़ा कारण ये है कि अब वो पार्टी सरकार में नहीं है दोस्तों, और ये लोग क्योंकि पार्टी बदल रहे हैं तो 100 तरीके की दिक्कतें इनको नजर आ रही है। यानी पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि ये लोग मंत्री और बड़े बड़े जो पोस्ट पर थे इनको पूरी तरीके से दबा कर रखा गया था दोस्तों, क्योंकि इनकी बातों से ऐसा पता चल रहा है। यानी जब तक सत्ता की मलाई चाटनी थी तब तक सब कुछ सही चल रहा था, जब ममता बनर्जी सरकार में थी तब कुछ सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब ममता बनर्जी से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है इनके लिए। सबको पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इन लोगों को अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं इशारा मिल रहा है कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को खत्म करो। और सबको पता है दोस्तों कि बीजेपी बंगाल के अंदर टीएमसी को खत्म करना चाहती है, क्योंकि दूसरी पार्टी चाहे कांग्रेस हो या फिर लेफ्ट पार्टी हो अभी बीजेपी को बंगाल में चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी कहीं ना कहीं दोस्तों एक ऐसी नेता है जो लड़ाकू है और सड़कों से संघर्ष करके उन्होंने पार्टी बनाई थी और इन लोगों को मंत्री बनाया था जो आज भाग रहे हैं। तो उनके वापसी को लेकर ज्यादा चिंताएं हैं नहीं, क्योंकि सड़कों पर उतरेंगे तो वापस से जनता उनको स्वीकार करेंगे। और वैसे भी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो अभी लगभग 1 करोड़ लोगों के नाम अन्नपूर्णा योजना में उड़ा दिए गए हैं। तो महिलाएं भी काफी नाराज है बीजेपी सरकार से। ऐसे में आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ ऋषिकेश बापू ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित करने और पेपर लीक प्रकरण से के विरोध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया दोस्तों। इसके बाद थाने ले जाकर छोड़ दिया गया। शनिवार को पारवादून युवा कांग्रेस कार्यकर्ता कोयल घाटी से IDPL की ओर विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे थे। युवाओं के हाथ में काले झंडे थे। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रास्ते में ही रोक लिया दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश के महासचिव युवा कांग्रेस एडवोकेट अभिनव मलिक के साथ साथ कई और लोगों को हिरासत में लिया गया। तो मुख्यमंत्री से अपील करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही हिरासत में ले लिया गया। कई राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री को कांग्रेस पार्टी के लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। खासकर युवा नीट पेपर और तमाम तरीके की शिक्षा से जुड़ी हुई अन्य अनियमितताओं के मामले को लेकर मुख्यमंत्री से बात करना चाहते हैं दोस्तों। शिक्षा में सुधार की मांग की जा रही है, लेकिन सुधार तो होना दूर की बात, ऐसा लग रहा है कि हिरासत में लेकर कहीं ना कहीं इन पर दबाव बनाया जा रहा है कि अगली बार विरोध प्रदर्शन करने मत आ जाना। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की मांग पर ये जो आंदोलन चल रहा है देश भर के अंदर, कांग्रेस पार्टी छात्रों की गूंज नाम से कार्यक्रम कर रही है, तो देश को इस मामले पर चर्चा करनी चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था में क्या बड़े बदलाव किए जा सकते हैं और मीडिया में भी चर्चा होनी चाहिए, एक सार्थक बहस होनी चाहिए दोस्तों। लेकिन ऐसा लगता है कि गोदी मीडिया का जो प्रोजेक्ट है कि असली मुद्दों के ऊपर बहस करवाना नहीं है, उसी प्रोजेक्ट के तहत ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार हिरासत में ले लिया गया। इसके बावजूद मीडिया में डिबेट तक नहीं चल रहा दोस्तों। तो इससे पता चलता है कि असली मुद्दे कांग्रेस पार्टी या विपक्ष उठाए। अगर मीडिया में चर्चा ही नहीं होगी तो आम जनता को पता कैसे चलेगा कि विपक्ष कौन सा मुद्दा उठा रहा है। और इसीलिए गोदी मीडिया के लोग भ्रम पैदा करते हैं कि विपक्ष कहां है, कांग्रेस पार्टी तो सड़कों पर दिखाई नहीं देती, यानी पूरे आंख पर पट्टी बांधकर बैठे पड़े हैं दोस्तों। साथ ही साथ
आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत किसी कार्यक्रम में शामिल होकर जब बाहर निकले दोस्तों तो वो वापस लौट रहे थे, तब उनसे चंदा चोरी के मामले को लेकर सवाल पूछा गया। जब वो अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे तो उनसे पूछा गया कि सर, चंदा चोरी का मामला देश में इतने ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, इस पर कई तरीके के सवाल है, इस पर आपकी पहले क्या राय है ये बताइए। और सवाल जो पूछा गया पत्रकार के द्वारा दोस्तों, तो पत्रकार के सवाल पर जवाब देने की जगह आरएसएस और बीजेपी वाले अब नया पैतरा अपना रहे हैं। आरएसएस वाले पहले पढ़ा हुआ भाषण देते हैं दोस्तों, वीडियो बनवाते हैं दत्तात्रेय होसबाले से, और उसके बाद अब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत पत्रकार के सवाल का जवाब देने की जगह जय श्री राम और राम राम का नारा लगाकर पल्ला झाड़कर चले जाते हैं। तो इसे पता चल रहा है दोस्तों कि देश के अंदर आरएसएस और बीजेपी वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं बन रही है, यानी इनको लगता है कि कोई भी बड़ा कांड हो जाए और इनसे कोई सवाल पूछे तो ये जय श्री राम और राम राम बोलकर निकल जाएंगे, और इसके बाद मीडिया सवाल तो पूछेगा नहीं, क्योंकि मीडिया में तो पूरी तरीके से नियंत्रण चल रहा है दोस्तों। तो इसी बात का फायदा उठाकर जो मन करता है वो बोलकर निकल जाते हैं। और चंदा चोरी के मामले को लेकर भाजपा के अंधभक्त भी खुलकर बीजेपी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं दोस्तों। संघ के प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आता है, वो कहते हैं कि दुनिया के 5 महाद्वीपों के लोग आरएसएस से अपने देश के युवाओं को ट्रेनिंग देने की मांग कर रहे हैं, यानी आरएसएस के ट्रेनिंग से इतने प्रभावित हो गए हैं, दुनिया के 5 महाद्वीपों के देश आकर आरएसएस को बोल रहे हैं कि हमारे लोगों को भी ट्रेन कर दीजिए। इस पर लोगों ने तंज कसा दोस्तों, लोगों ने कहा कि क्या मंदिर के पैसे चुराने की ट्रेनिंग के लिए आते हैं, और ये वो लोग बोल रहे हैं दोस्तों जो भाजपा के अंधभक्त कहे जाते हैं। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे को लेकर जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी की सभा के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके भव्य इंतजाम किया गया था कि नरेंद्र मोदी रैली में जो बोलेंगे वो इस स्टेडियम में चलेगा और लाखों लोग सुनने के लिए आएंगे, कम से कम हजारों लोग, और स्टेडियम में पूरी कैपेसिटी में लोग भरकर आएंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बमुश्किल 500-600 लोग भी नजर नहीं आ रहे हैं, और उसमें भी ज्यादातर सुरक्षा कर्मी नजर आते हैं, यानी नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने के लिए स्टेडियम में कोई नहीं आया। तो इससे स्पष्ट है कि अब कहीं ना कहीं चंदा चोरी भी एक बड़ा मामला है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो कट्टर समर्थक है दोस्तों, वो भी बीजेपी से कन्नी काट काट कर भागने लगे हैं। और नरेंद्र मोदी का भाषण सुनना तो अब लोगों को एकदम पकाऊ लगता है, ऐसा लगता है कि कितने परेशान हो जाएंगे, थोड़ी देर का भाषण सुनने में भी बोर हो जाते हैं दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि बीजेपी के तमाम इंतजाम के बावजूद स्टेडियम में जहां कहीं कोई गर्मी नहीं, एसी चल रहा था और सब कुछ आराम से चल रहा था, भाषण आराम से सुन सकते थे अगर नरेंद्र मोदी का भाषण अच्छा लगता तो। लेकिन इसके बावजूद, तमाम इंतजाम के बावजूद नहीं गए लोग। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर मंदिरों के चंदा चोरी का मामला कोई एक जगह से सामने नहीं आ रहा, बल्कि कई जगह से सामने आ रहा है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप के बाद अब उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम को लेकर भी आरोप लगाए गए दोस्तों। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बीकेटीसी ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। बीकेटीसी ने पदाधिकारी के उस आरोप पर यह कार्रवाई की है जिसके अनुसार देहरादून स्थित भैरव सेना नामक संगठन ने आरोप लगाया कि बद्रीनाथ धाम में तैनात एक कर्मचारी दान और चढ़ावे की राशि में गड़बड़ी कर रहा है। हालांकि संगठन की ओर से इन आरोपों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, लेकिन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए समिति ने जांच शुरू कर दी है दोस्तों। साथ ही दान की राशि की गिनती से जुड़े कर्मचारी से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। आप लोग क्या इस पर राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर टीएमसी ऑफिस पर बागी गुट ने किया कब्जा, तो विवाद और ज्यादा बढ़ चुका है दोस्तों। बागी गुट के लोगों ने पार्टी के दफ्तर पर कब्जा करते हुए अपने लोगों का बैनर पोस्टर लगा दिया, और बागी गुट के लोग पूरी सुरक्षा के साथ में आए और 5 मिनट तक मीटिंग करके भी गए हैं। बागी गुट ने दावा किया है कि हम असली टीएमसी के लोग हैं, दफ्तर पर हमारा पूरा अधिकार है। इसके बाद ममता बनर्जी समर्थक टीएमसी नेता कुणाल घोष के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय कार्यकर्ता पहुंचे, जहां पर लगातार हंगामे की खबर सामने आई दोस्तों। ऐसे में पूर्व नेतृत्व जनता और जमीनी कार्यकर्ता से कट गया है। संदीपन सहाय ये दावा करते हैं, यानी ममता बनर्जी का आम जनता से कोई संपर्क नहीं है, ये दावा वे बागी लोग कर रहे हैं दोस्तों, जो लोग अपना चुनाव जीतने के लिए ममता बनर्जी की तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे थे। और ममता बनर्जी को राज्य में 39% से ज्यादा का समर्थन मिला, और ये लोग दावा कर रहे हैं कि जमीन पर उनकी कोई पकड़ नहीं है, यानी एकदम भद्दा मजाक ही चल रहा है। साथ साथ क्या पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ेगी दोस्तों, ऐसा इसलिए चर्चा चल रही है क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी के घर पर एक बैठक बुलाई गई थी दोस्तों पंजाब कांग्रेस में। इस बैठक के बाद टूट को लेकर दावे किए जा रहे हैं, यानी आपसी विवाद चल रहा है और हाईकमान से नाराजगी जता रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी, ऐसा दावा किया गया दोस्तों। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने जिन नेताओं से मुलाकात की, उन नेताओं में कई सारे लोगों को समिति का मेंबर बनाया गया और उनको भेजा गया है हाईकमान से बात करने के लिए। राहुल गांधी ने इनको 7 तारीख का टाइम दिया है मुलाकात करने के लिए, ये जानकारी मीडिया में चल रही है। हालांकि कोई आधिकारिक
औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन पार्टी इस बात को लेकर पूरी तरीके से सीरियस है कि चरणजीत सिंह चन्नी ने जो बैठक बुलाई है वो बैठक पार्टी के लिए नेगेटिव छवि प्रस्तुत कर रही है, यानी एक नेगेटिव इमेज दे रही है कि पार्टी के अंदर गुटबाजी ज्यादा है और इसी को साधने की कोशिश की जा रही है। गुटबाजी के परसेप्शन यानी जो मानसिकता है उसको दूर रखने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी से बोला गया है कि वो मामले को तूल ना दे, कोई बयानबाजी ना करे। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी क्या सोमवार को इनसे बातचीत करेंगे, मंगलवार को इनसे बातचीत करेंगे या फिर मामले को टाला जाएगा, क्योंकि पहले ही काफी बातचीत हो चुकी है। उसके बाद जाकर घोषणा किया गया और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। इस मामले पर केवल चरणजीत सिंह चन्नी नहीं है दोस्तों, बल्कि एक और बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है जो अपना विरोध जता रहे हैं और वो है रंधावा। और वो कहते हैं कि डैमेज कंट्रोल करना चाहिए और इन सारे विवादों के बीच में अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो प्रदेश के अध्यक्ष है दोस्तों, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी की अटकलें बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि हम तो पूरी तरीके से पार्टी हमारी एकजुट है। उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर सभी नेता आपको एक मंच पर दिखाई दे देंगे और एकजुट दिखाई दे देंगे। उन्होंने कहा कि गुटबाजी हमारी पार्टी में नहीं है, हमारी पार्टी में सबकी बातें सुनी जाती है, सबसे चर्चा की जाती है और तब आगे कदम उठाया जाता है। ऐसे में दोस्तों उन्होंने उम्मीद जताई है कि सब लोग एकजुट हो जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद है कि इस मामले पर राहुल गांधी का फोन चरणजीत सिंह चन्नी को भी जाएगा दोस्तों। इस मामले पर जो भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, कंफ्यूजन है, उनको दूर कर लिया जाएगा, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं दोस्तों, तो उनकी अपनी खुद की महत्वाकांक्षा भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आलाकमान का काफी भरोसा है और बड़ी बात यह कि सर्वे के अंदर भी अमरिंदर सिंह को लेकर एक सकारात्मक रवैया है जिसकी तारीफ की जानी चाहिए। साथ ही साथ दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले आगामी उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के भीतर मची अंदरूनी खींचतान और गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। साथ ही साथ चुनावी समर के बीच में दतिया के मोटल होटल में कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया दोस्तों। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी खास बात यह रही कि पिछले दिनों हुई तीखी बयानबाजी के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी दतिया में एक साथ पहुंचे और दोनों दिग्गजों ने मंच साझा किया और कार्यकर्ताओं में एकजुटता का संदेश दे दिया, यानी कहीं कोई आपस में विवाद नहीं है, सबको मिलकर एक साथ दतिया का चुनाव लड़ना है, डंके की चोट पर लड़ना है और बीजेपी के नेता नरोत्तम मिश्रा को फिर से चुनाव हराना है दोस्तों। और दतिया में जिस तरीके से दोबारा चुनाव जबरदस्ती करवाए जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता पर आरोप सिद्ध होने का दावा किया गया और जेल की सजा सुनाई गई थी। ऐसे में अब देखते हैं इस मामले पर कांग्रेस पार्टी चुनाव कितने अच्छे तरीके से लड़ती है दोस्तों, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फिर से वो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक्टिव हो जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी तय कर रखा है कि वापस से चुनाव हराएंगे और एकजुटता दिखाई भी गई है। साथ साथ अयोध्या के राम मंदिर मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी की सीएलपी यानी विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष दोस्तों आराधना मिश्रा मोना की ओर से कहा गया कि अयोध्या के राम मंदिर में बीजेपी आरएसएस के लोगों की देखरेख में चढ़ावा चोरी के महापाप को अंजाम दिया गया। ऐसे में आरएसएस के लोग सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर पर मैसेज पढ़कर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। बीजेपी आरएसएस ने जिस तरीके से देश के राम भक्तों को धोखा दिया है उससे पूरा देश आहत है और ये लोग राम के पुजारी नहीं बल्कि व्यापारी हैं और इन लोगों के खिलाफ मजबूत कठोर कार्रवाई के लिए विपक्ष पूरी तरीके से ताकत लगाता रहेगा। साथ साथ दोस्तों जो पूर्व गृह सचिव हैं उन्होंने एक बड़ा दावा किया है उत्तर प्रदेश को लेकर। पूर्व गृह सचिव एस लक्ष्मी नारायण ने कहा कि मेरी मां ने 1 किलो सोने से मढ़ी हुई अत्यंत प्राचीन दुर्लभ रामायण रामलला को अर्पित किया था। चंपत राय ने कोई रसीद भी हमको नहीं दी। सोने की वो रामायण गायब हो गई। पूछने पर चंपत राय ने मेरा अपमान किया और मिलने गया तो 9 घंटे इंतजार कराया लेकिन कोई रसीद नहीं दी। यूपी के एक सीनियर अफसर ने यह बात कही है जो काफी बड़ी बात होती है। साथ ही साथ दोस्तों आम जनता इस बात से परेशान है कि उनकी महंगी गाड़ियों में जबरदस्ती एथेनॉल डलवाया जा रहा है, डाला जा रहा है, जबरदस्ती दिया जा रहा है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन ही लोगों के पास नहीं है। ऐसे में दोस्तों एथेनॉल को लेकर आम जनता पहले ही परेशान थी, लेकिन अब जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जिसमें माल ढोने का काम होता है, यानी जो पावरफुल गाड़ियां होती है दोस्तों ट्रक वगैरह, उनके लिए भी अब आफत लेकर आ रहे हैं बीजेपी के नेता नितिन गडकरी। दोस्तों नितिन गडकरी अब डीजल के अंदर आइसोब्यूटेनॉल मिलाने का दावा करते हुए कह रहे हैं कि हम लोग एथेनॉल तो मिला नहीं सकते लेकिन डीजल के अंदर आइसोब्यूटेनॉल मिलाएंगे, यानी एक बार फिर से मिलावट की बातें चल रही है। और सोचिए कि जो बड़े बड़े वाहन है दोस्तों ट्रक जैसे वाहन है उसमें पावर की जरूरत पड़ती है और डीजल की जरूरत होती है, लेकिन अगर डीजल में भी मिलावट शुरू कर दी जाएगी, आइसोब्यूटेनॉल मिलाना शुरू कर दिया जाएगा, तो फिर ये तो साफ तौर पर देश के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने का सीधा सीधा मामला है। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं दोस्तों? क्यों नितिन गडकरी और भाजपा के लोग एथेनॉल वाले मामले को लेकर बैकफुट पर नहीं जा रहे और बार बार एथेनॉल के लिए कह रहे हैं कि हम इस एथेनॉल वाले मामले पर पूरी तरीके से अड़िग है दोस्तों? ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि एक बड़ा आंदोलन देश में एथेनॉल को लेकर होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और आज कई जगह पर आंदोलन की बातें चल भी रही है, धीरे धीरे करके देश में ये माहौल बनने जा रहा है। आप लोग की क्या राय है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ
कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं 2 अक्टूबर को उज्जैन से अयोध्या तक एक गैर राजनीतिक पदयात्रा निकालूंगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के अंदर हुए चंदा चोरी का मामला इसमें सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। उन्होंने कहा कि पदयात्रा इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि धर्म क्षेत्र उज्जैन के अंदर जमीन से जुड़ा घोटाला सामने आया और मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े हुए। उसके बाद राम मंदिर के चंदा चोरी का मामला सामने आया तो उज्जैन से लेकर यहाँ तक जाएंगे, राम मंदिर तक जाएंगे और ये एक कहीं ना कहीं गैर राजनीतिक यात्रा वो बता रहे हैं दोस्तों, पदयात्रा बता रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इस मामले पर और ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए और देश के अंदर बड़े स्तर पर इस मुद्दे को हवा देना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा आम जनता के आशा से जुड़ा हुआ है, आम जनता के विश्वास से जुड़ा हुआ है और भाजपा जो दावा करती है मंदिर बनाने का दोस्तों, उसके इंतजाम से जुड़ा हुआ मामला है। लोगों के विश्वास के साथ धोखा करने का सीधा सीधा मामला है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पहले दोस्तों दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेस वे में कई जगह पर गड्ढे होने की खबरें सामने आई थी, यानी मानसून की 4 बूंदे पड़ने के साथ ही पूरे देश के अंदर सड़कें रसातल में चली जाती है। दोस्तों एक और मामला सामने आता है जहां पर मुंबई गोवा हाईवे पर बीजेपी NHI का मॉडल एक बार फिर से खुलकर सामने आ गया है और ये हाईवे जो भी हाल फिलहाल के अंदर शुरू हुआ था दोस्तों, इस हाईवे पर भी जगह जगह पर गड्ढे देखने को मिल रहे हैं, पानी जम चुका है और सड़कों पर उतरकर लोगों ने वीडियो बनाकर भाजपा की सरकार और पूरे तंत्र को एक्सपोज किया है। दोस्तों इससे पता चलता है कि देश के रोड मिनिस्टर का पूरा ध्यान इस बात पर है कि देश में कैसे एथेनॉल मिलाकर यानी मिलावटी तेल लोगों को बेचा जाए, लोगों के गाड़ियों के इंजन खराब किया जाए। इस बात से मतलब नहीं है कि सड़कों पर कितने गड्ढे हो गए और एक्सप्रेस वे जिसको लेकर दावा किया जाता है कि हाई टेक्नोलॉजी स्पेस टेक्नोलॉजी से बनाया गया एक्सप्रेस वे है और उसमें गड्ढों से पूरी तरीके से भरमार चारों तरफ देखने को मिल रही है। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।